की हाट के आज हमें इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाएं और हमारे साथ में जितने भी जुड़े हुए साथी हैं आपको सुनना चाहते हैं। मुख्य अतिथि साहब माननीय आजाद बौद्ध जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। मेरी धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट। जी। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा सेठ, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उड़ीसा के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महान क्रांतिकारी भीमा भोई, बहुजन नायक माननीय और काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय है बदलाव की आहट, भारतीय मुद्रा में सम्राट अशोक के प्रतीकों को कम किया जा रहा है। बदलाव की आहट को केवल प्रतीकों के संदर्भ तक ही सीमित रखना न्याय संगत नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर एक मुहिम स्वतंत्रता के पूर्व प्रारंभ की गई थी। इस मुहिम में एक उम्मीद यह भी थी कि स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र की मान्यता को स्वीकार कर लेगा, जो हो नहीं सका। लेकिन जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का भविष्य संजोया था, उनकी कार्य प्रणाली पर गौर करना उचित होगा। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए अपने वर्ग के युवाओं को प्रेरित किया। हम बहुजन समाज के युवाओं को कितना प्रेरित कर रहे हैं, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। जो युवा तैयार हुए, उन्हें बड़ा त्याग और समर्पण सिखाया गया। एक एक कार्यकर्ता का निर्माण, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से पके बर्तन का निर्माण करता है, इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। इन कार्यकर्ताओं ने अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपनी वाणी से समाज, राष्ट्र के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू किया। अपने पक्ष में करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में शासन में बैठे पक्ष विपक्ष के सभी राजनेता, प्रशासन के अधिकारी अर्थात कार्यपालिका, विधायिका हिंदू राष्ट्र के पक्ष में समर्थन में मन बनाने लगी। इसी क्रम में हिंदू राष्ट्र के समर्थक न्यायपालिका और सेना में भी तैयार हुए। इतना ही नहीं, इन हिंदू राष्ट्र के प्रचारकों ने समाज को, संस्कृति को, धर्म को, राष्ट्र को, मीडिया को अर्थात सभी क्षेत्रों को अपने पक्ष में कर लिया। इस कार्य के बाद हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नामकरण, मूर्ति स्थापना, मंदिरों के निर्माण, हिंदू आयोजनों का विस्तार, सभा, सम्मेलन, तीर्थ यात्रा, मेले, सभी प्रकार के प्रायोजन शुरू किए गए और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में अथवा पक्ष में नहीं, उसका विरोध करना, उसका बहिष्कार करना, उसको संवैधानिक तरीके से भी खारिज करना, यह सब चालू हुआ। इसी सिलसिले में लोकतंत्र को कमजोर करना, संविधान में बार बार संशोधन करके संविधान को कमजोर करना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की जय जयकार करना, अन्य समुदायों को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना और मीडिया से
खारिज करना, ये उनकी कार्य योजना में शामिल हुआ। ऐसी ही रणनीतियों के तहत भारतीय मुद्रा में सम्राट अशोक के प्रतीकों को कम किया जा रहा है। बदलाव की इन परिस्थितियों में इसके मूल में सोचने की आवश्यकता है। जैसे एक चिकित्सक सर्वप्रथम बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, तभी वह बीमारी का सही उपचार कर पाता है। वैसे ही लोहा लोहे को काटता है। तो जिस तरह से उन्होंने प्रचारकों की फौज तैयार की, ऐसे ही मानवता की स्थापना के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, महान त्याग और समर्पण के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकता है, जो अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपनी वाणी से, अपनी कार्यप्रणाली से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी दूरदर्शिता से समाज, राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सके। यही एकमात्र रास्ता हो सकता है, यही एकमात्र विकल्प हो सकता है। अन्यथा नक्कार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता। इसी प्रकार आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने एक संघ बनाया था, जो कि नैतिक संघ था, जिसका नाम उन्होंने भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ रखा था। और उस संघ के नियम, कानून, कार्य की पद्धति और अपने आचरण से युवाओं को प्रभावित किया था। जब युवा प्रभावित हुए तो उन्होंने भिक्खु संघ में शामिल होना शुरू किया। और जब उन युवाओं ने भिक्खु संघ में शामिल होना शुरू किया, तो उन्हीं युवा भिक्खुओं से प्रभावित होकर महान सम्राट अशोक ने धम्म राज्य की स्थापना की। जब सम्राट अशोक ने धम्म राज्य की स्थापना की, तो सम्राट अशोक ने बुद्ध के नियमों के हिसाब से राज्य चलाना शुरू किया, जिस कारण सम्राट अशोक की सत्ता कल्याणकारी सत्ता साबित हुई। तो जैसा कि हम लोग कहते रहते हैं कि हमें इस देश में सम्राट अशोक का शासन लाना है, सम्राट अशोक का शासन लाना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। अपने सपने देखने से ही काम नहीं चलने वाला। सपनों को साकार करने के लिए हमें आज से ही उन सपनों के हिसाब से अपनी कार्य पद्धति में चेंज करना होगा। जैसे आज हमारे सरपंच बनते हैं, हमारे सांसद बनते हैं, हमारे कलेक्टर बनते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं, हमारे विधायक बनते हैं। उन सरपंचों को, उन सांसदों को, उन विधायकों को, उन नौकरशाहों को, सबको सम्राट अशोक के भारत बनाने के सपने को ध्यान में रखकर आज से ही अपनी कार्य पद्धति में बदलाव करने की आवश्यकता है। तभी सम्राट अशोक का भारत हमारा देश बन पाएगा। सम्राट अशोक ने जैसे उदाहरण समाज के सामने पेश किए, जिन उदाहरणों को हम आज भी याद करते हैं, वैसे ही उदाहरण आज हमारे नेताओं को पेश करने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक ने क्या उदाहरण पेश किया? तो सम्राट अशोक ने एक ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में पेश किया कि आज तक पूरे विश्व में कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी राज्यपाल, कोई भी नौकरशाह ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर पाया। क्या उदाहरण पेश किया था? तो सम्राट अशोक ने चक्रवर्ती राजा होते हुए भी अपने बेटे और बेटी को भिक्षु संघ में दान कर दिया था। ये विश्व के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जिसका पूरे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तो आज हमारे नेताओं को ये सोचना होगा कि सम्राट अशोक का राज लाना चाहते हैं तो सम्राट अशोक जैसा कार्य करना होगा। नहीं तो आज अफगानिस्तान में तालिबानियों ने यह साबित कर दिया कि राजनीति या सत्ता बड़ी बात नहीं है। सत्ता की चाबी चाहे किसी के हाथ में हो, यदि आपके पास त्यागी और समर्पित युवाओं की फौज होगी तो सत्ता छीनी भी जा सकती है। हालांकि तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है, एक अनैतिक संगठन है,
लेकिन उसके आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उसकी अनैतिकता को स्थापित करने के लिए उसने त्यागी और समर्पित युवाओं की फौज तैयार की और आज उन युवाओं के बलबूते पर अफगानिस्तान की सत्ता छीन ली। तो इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए, यदि आपकी सत्ता आ भी गई, यानी बहुजन समाज के हाथ में सत्ता की चाबी आ भी गई, तो तालिबानी जैसे आरएसएस के लोग आपके हाथ से सत्ता की चाबी छीनकर आपको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्ता की चाबी को कब्जे में करने से पहले त्यागी, समर्पित और नैतिक युवाओं की फौज तैयार करना पड़ेगा और उन्हें सम्यकजीवी संघ के बंधन में बांधना पड़ेगा। जैसा कि आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया था, वैसा का वैसा संघ हमें सम्यकजीवी संघ का निर्माण करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी सामाजिक सत्ता भी कामयाब होगी, आर्थिक सत्ता भी कामयाब होगी और राजनीतिक सत्ता भी कामयाब होगी और यह सब स्थायी भी बनी रहेगी। क्योंकि राजनीतिक सत्ता पाना, आर्थिक सत्ता पाना या सामाजिक सत्ता पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको स्थायी बनाए रखना बड़ी बात होती है। तो स्थायी हम उसको कैसे बना सकते हैं? जैसे राजनीतिक सत्ता है, तो राजनीतिक सत्ता को हम स्थायी कैसे बना सकते हैं? ये सामाजिक सत्ता को हम स्थायी कैसे बना सकते हैं? स्थायी कैसे रख सकते हैं? इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ का, कि जब तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था और उस भिक्षु संघ के बाद उस भिक्षु संघ के द्वारा, उस भिक्षु संघ से जो प्रभावित हुए थे, तो उस भिक्षु संघ के द्वारा जो सत्ता आई थी, वो स्थायी सत्ता आई थी। वो स्थायी सामाजिक परिवर्तन हुआ था, वो स्थायी आर्थिक परिवर्तन हुआ था, वो स्थायी राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। तो यदि हम स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही संघ की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को खासकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों, सदस्यों को यह बात अपने दिलो-दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना है कि जब तक हम त्यागी, समर्पित और नैतिक युवाओं की फौज तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कामयाब अगर होना है, तो त्यागी, समर्पित, नैतिक युवाओं की फौज तैयार करना ही होगा और कामयाब नहीं होना है, तो कोई बात नहीं। बदलाव की आहट पर आज हमने ये सब्जेक्ट रखा, तो आप सब लोगों ने सुना। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद, समझने के बाद इसके अनुसार कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। सब लोगों ने सुना, इसलिए सभी को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मुख्य अतिथि माननीय आजाद बौद्ध जी। आपने बहुत ही कम समय में अपनी बात रखी और आपने उसका पूरा जो फोकस है आपका, आपने जैसे हिंदू राष्ट्र में जो उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाकर अपने आज लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं। तो आपने एक ये इशारा भी किया कि हमें नैतिक और त्यागी युवाओं को अगर स्थायी परिवर्तन चाहिए तो उनको जोड़ना होगा। आपकी बहुत विचार अच्छे हैं और मैं समझता हूँ सभी को पसंद आए होंगे। सभी आज वेबिनार में जुड़े सभी साथियों ने इसे विचार पूर्वक सुना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विशिष्ट अतिथि जो माननीय